अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है आज का वो हमारे पास है एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम। वैसे एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम में जो एक टाइप है रफ़ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम का, उसको मैंने आपको लास्ट रफ़ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम के बारे में मैंने आपको लास्ट टॉपिक राइबोसोम में भी बताया था कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो रफ़ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होते हैं। और रफ़ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम क्या है? एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम का पार्ट है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम होता क्या है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम का। ये रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम है जहाँ पे आपको ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर यानी राइबोसोम दिखाई दिए जा रहे हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम है जो बिल्कुल स्मूथ है, जिसके ऊपर किसी भी किस्म के कोई ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर वगैरह मौजूद नहीं है। रफ है और ये स्मूथ है, और रफ के ऊपर जो चीज़ मौजूद है वो क्या है? राइबोसोम्स हैं। इसमें भी ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होती है ना। ये जो रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम है ये न्यूक्लियस के साथ मौजूद है, तो ये इसीलिए ये न्यूक्लियर पोर्स आपको दिखाए गए हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो राइबोसोम्स हैं ना वो न्यूक्लियोलस से आते हैं रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होने। अच्छा, ये होते क्या हैं? जो ये आपके पास एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम है, ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स का, यानी ये ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। किसके साइटोप्लाज्म में? यूकेरियोटिक सेल में, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सिर्फ मौजूद होती हैं यूकेरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते। बस सिर्फ एक ऑर्गेनेली मौजूद है प्रोकैरियोट में, वो भी राइबोसोम है, और उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं वो सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होंगी। अगर हम टाइप्स की डिस्कस करें तो रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम, ये दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम की। दो टाइप्स आ जाती हैं। रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम के बारे में तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, लेकिन अब इन दोनों को डिस्कस करना है, रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ को। रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो ये रफ अपीयरेंस दे रही है। ये रफ अपीयरेंस क्यों दे रही है? क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स मौजूद हैं, और राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से जो रफ एंडोप्लाज़्मिक की सरफेस है वो क्या हो जाती है? रफ हो जाती है। या ऐसे एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम जिसके ऊपर लार्ज अमाउंट में राइबोसोम मौजूद होंगे उसको रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन क्यों होता है? इसका प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि इस पे राइबोसोम्स मौजूद हैं, और राइबोसोम्स का फंक्शन ही प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम। इसकी सतह हमवार होती है, इसलिए होती है क्योंकि इस पे कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। राइबोसोम्स है वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से जो अपीयरेंस है वो रफ हो जाती है, लेकिन इस पे कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं होंगे, तो इसकी वजह से इसकी अपीयरेंस क्या होगी? स्मूथ होगी। इसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें, इसका क्या काम होता है? लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाना, यानी लिपिड को या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिपिड का बनाना। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है। मतलब जो रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम में जो प्रोटीन बनी है, डिफरेंट सब्सटेंसेस बने हैं, उसको जो स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम है वो सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है कि जो जहरीले मादे आपके सेल में एंटर हुए हैं उनके जहरीलेपन को क्या कर देना? ख़त्म कर देना। ये भी किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम का काम है कि आपके सेल में कोई अगर हार्मफुल या जहरीले मादे एंटर हो गए हैं तो उनको कम जहरीले में ये बिल्कुल उनका जहरीलापन ख़त्म करने के लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम काम करता है। और हमारे मसल्स सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम का क्या काम होता है? ये कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट आ गया, इसके अलावा हार्ट मसल से मिलके बना हुआ है, इसी तरह हमारा स्टमक मसल्स से मिलके बना हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें भी मसल्स होते हैं, और इन मसल्स में जो स्मूथ मसल्स होंगे या स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक जो रेटिक्यूलम होंगे वो बॉडी में कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें हम, तो जो रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम है इस पे राइबोसोम्स होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम जो होता है इस पे राइबोसोम्स नहीं होते।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के पास मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के करीब होते हैं, लेकिन जो रफ स्मूथ होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के करीब होते हैं, क्योंकि इनका काम ट्रांसपोर्ट में होता है। तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन के करीब मौजूद होंगे तो एक सेल मेम्ब्रेन से दूसरे सेल मेम्ब्रेन में जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट है वो आसान हो जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ मौजूद होते हैं, इस वजह से ये उसी से ही ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन जो स्मूथ है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर सिस्टर्नी मौजूद होती हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो प्रोटीन सिंथेसिस है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं।